गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग गुड, enjoying trading एंड माय वीडियोस। चैप्टर 1, 2, 3 आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जिसमें बेसिक से चल रहे हैं। तो चलिए कुछ आगे की लर्निंग बढ़ाते हैं। आज हम लोग आपको 3 तरह के कैंडल बता दिए थे, बेस कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, एक्सप्लोसिव कैंडल। अब उसका कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, 3 ही तरह के कैंडल हमने बताया था। तो वो अब जिसको कैंडल में कंफ्यूजन हो, जाके पुरानी बैच वो देखिए यूट्यूब पे, वीडियो मैं बता दूंगा लास्ट में कहाँ देखना है। चलिए, यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टा पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। लेकिन थोड़े कमेंट वगैरह भी करें आप, तब उससे लगता है कि हाँ, आप कुछ लर्न कर पा रहे हैं। ये हमारा नो बाइंग सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और चलिए हम लोग, ठीक है, 3 चैप्टर पढ़ लिए। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रेडिंग रॉकेट विद आरजे के साथ, रॉकेट साइंस विद आरजे के साथ। और चैप्टर 4 में है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, एक्साइटिंग, एक्सप्लोसिव कैंडल, ऑन डिमांड एंड सप्लाई जोन पढ़ेंगे। तो देखिए, ये हमारा क्या है, कोई बताए। देखिए, एक ये हमारा बेस कैंडल है, ठीक है, ये हमारा एक बेस कैंडल है। अब क्या होता है कि अगर पूरी पेंडिंग और पूरी जितनी पेंडिंग है, जितने बायर और सेलर हैं, एक दूसरे से बिक्री हो गई, तो बेस कैंडल बनते चले जाते हैं। ठीक है, बेस कैंडल बनते चले जाते हैं। अगला भी क्या होगा कि अगर पूरी पेंडिंग एनर्जी है, पेंडिंग जो है वो बायर और सप्लायर एक दूसरे से बराबर होते जाएंगे, तो बेस कैंडल बनते जाएंगे। ये आप लोगों को मैंने सिखा दिया है, पिछले वीडियो में बता दिया है, सिखा दिया था। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिया। लेकिन अब अगर प्राइस ऊपर जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? अब मैं एक नया कैंडल, ये इस तरह का जोन बनाता हूं। अब आप लोग समझेंगे कि मैं क्या करने वाला हूं। तो ये क्या था, जब तक पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए थे, जब तक पेंडिंग ऑर्डर बचे थे, जब तक पेंडिंग ऑर्डर थे, तब तक पेंडिंग ऑर्डर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट थे, तब तक ये बेस कर्नल बन रहा था। पेंडिंग के ऑर्डर नहीं थे जब तक, तब तक ये नहीं थे, तब तक ये बेस कैंडल बन रहा था। ठीक है, जैसे ही पेंडिंग ऑर्डर जो है वो बढ़ा, पेंडिंग ऑर्डर आया, उस तरह एक्साइटिंग कैंडल बनना चालू हो गया। पेंडिंग ऑर्डर जो है वो इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होते ही एक्साइटिंग कैंडल बनना चालू हो गया। मैंने आपको बताया था पिछले उसमें कि कैसे बनता है एक्साइटिंग कैंडल। और ये क्यों, मान लीजिए सपोज कि यहाँ पे क्या हुआ कि 1 CR का, मान लीजिए कि 1 CR जो है, 1 करोड़ के बायर पड़े हुए हैं। 1 करोड़ का बायर है और 1 करोड़ का सप्लायर आया, ये बनते रहा। 1 करोड़ का बायर हुआ, 1 करोड़ सप्लायर हुआ, ये हुआ। लेकिन वही अगर 1 करोड़ का बायर, 1 करोड़ बायर करने के लिए है, लेकिन सप्लायर 50 लाख की है, तो पेंडिंग ऑर्डर 50 है, तो ये एक्साइटिंग कैंडल बन जाता है। ठीक है, एक्साइटिंग कैंडल बनने का रीजन यही है, आगे मैं ऐसे समझूंगा। और जितना बड़ा एक्साइटिंग कैंडल बनेगा, जितना बड़ा एक्साइटिंग कैंडल बनेगा, इतना बड़ा अगर बन गया, तो इट मीन्स उतना बड़ा पेंडिंग ऑर्डर वहां पे होगा, उतना बड़ा वहां पे पेंडिंग ऑर्डर होगा। जितना बड़ा एक्साइटिंग कैंडल, उतना बड़ा पेंडिंग ऑर्डर। जितना बड़ा एक्साइटिंग कैंडल, जितना बड़ा एक्साइटिंग कैंडल, उतना पेंडिंग ऑर्डर। एक्साइटिंग कैंडल उतना मोर मोर पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यही हमने समझाया था, सिखाया भी था आप लोगों को कि जितना है वो पेंडिंग ऑर्डर होता है। अब पेंडिंग ऑर्डर कहाँ होता है, इस चीज को हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। हमने एक फिगर बनाया था, हमने ये एक फिगर बनाया, एक बेस कैंडल बना दिया। अब आप देख लीजिएगा बेस कैंडल का, और इसमें और क्या मैंने फर्स्ट टॉपिक जो बताया था आपको, कैंडल फॉर्मेशन से कहता है क्या होता है। तो बेसिकली एक हमने ये फिगर बना दिया।
तो पेंडिंग ऑर्डर कहाँ होगा? अब ये क्वेश्चन है कि पेंडिंग ऑर्डर कहाँ होगा। कोई गेस कर सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर कहाँ होगा? पेंडिंग ऑर्डर कहाँ है? देखिए, एक मैं फिगर बनाता हूं आपको। ये जो पेंडिंग ऑर्डर है ना, वो पेंडिंग ऑर्डर इसी एरिया में होगा। क्यों? अगर ये पेंडिंग ऑर्डर बराबर होता तो बेस कैंडल बन जाते। पेंडिंग ऑर्डर आया तभी तो, जब बड़ा आया तभी तो ये गया, तभी तो ये ऊपर की ओर गया है। तो इट मींस पेंडिंग ऑर्डर यहां पर है। अब मान लीजिए इस स्टॉक की कीमत जो है वो 100 रुपए है, ठीक है। तो 100 रुपए है, तो पेन हो सकता है कोई 101 में लगाए, कोई 102 में लगाए, कोई 103 में लगाए, कोई 104 में लगाए। अब जब ऊपर से सेलर बेचेगा, 1 करोड़ था और 50 लाख लेके ये ऊपर गया, 50 लाख यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर अगर बचे हुए हैं, तो जब भी ये सेलर आएगा ऊपर से, तो क्या लगता है, जब सेलर आएगा ऊपर से, तो वो ऊपर से आएगा, यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर फिर उठाएगा। मान लीजिए 102 पे पेंडिंग ऑर्डर उठाया, और 102 पे पेंडिंग ऑर्डर उठाने के बाद फिर वो ऊपर की ओर चला जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, फिर वो ऊपर की ओर जाता है। यही है कॉन्सेप्ट कि पेंडिंग ऑर्डर यहाँ कहाँ जो होता है, वो पेंडिंग ऑर्डर यहाँ होता है। तो बेस कैंडल का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बेस कैंडल के पास ही हमारे पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, और वहीं से वो एक्साइटिंग कैंडल बनेंगे। जितना बड़ा एक्साइटिंग कैंडल, एक्सप्लोसिव कैंडल बनेगा, उतना ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर होगा, और वहां से चलने की संभावना उतनी ज्यादा रहेगी, ठीक है। अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग बनता है। देखिए यहाँ वीकली, मंथली, अब मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने, मंथली, वीकली, डेली, तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग कैंडल जो बनता है, पेंडिंग ऑर्डर होता है। अब क्या होता है कि पेंडिंग ऑर्डर जो है, अब हम लोग क्या करते हैं जनरली, मान लो 100 रुपए की चीज है, हमें वो स्टॉक खरीदना है, ये एबीसी कंपनी के कोई स्टॉक खरीदना है, तो हम क्या करेंगे, वो हमें 100 रुपए में नहीं मिलेगा, तो हम उसको 102 पे खरीद लेंगे। 102 पे नहीं खरीदेंगे, 103 पे खरीद लेंगे, 104 पे। अगर मैंने मन बना लिया है कि 104 पे खरीदना है, तो वो हम 104 पे खरीदेंगे। अगर उसका रेट 110 भी हो गया है, और न्यूज वगैरह जो आया हुआ है, हालांकि मैं न्यूज वगैरह का आगे बताऊंगा कि न्यूज देखता ही नहीं, लेकिन न्यूज में आया, किसी ने बताया, किसी ने टिप दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, और मेरा प्लान है कि 110 पे खरीदना है, तो मैं 110 पे भी उसको खरीदूंगा। तो एज ए रिटेलर हम अपने बाइंग प्राइस को ऊपर नीचे कर देते हैं। बट इंस्टीट्यूशन जो है वो बल्क में पैसा लगाते हैं, एक साथ 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक रेंज में पैसा लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है ना कि 101 पे ही 25 लाख हो। आपको मैं समझाऊं कि वो बल्क में लगाते हैं, और कैसे लगाते हैं मैं आपको समझाऊं, कि जब भी आएगा पैसा वहां से, तो वहां से वो ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए 101 पर आया, 101 पे 25 लाख का ऑर्डर है, तो वो 25 लाख लेके ऊपर चला जाएगा। इसको एज पर एग्जाम्पल आप समझो, तो इस तरह से समझो, ऐसे समझो कि यहां पे एक हमारा ये था, ये देखिए यहाँ पे एक हमने बना दिया। अब मान लीजिए जैसे ये 100 करोड़ हमारा यहाँ पे था, ठीक है। अब 100 रुपए का कोई प्राइस है, तो जो इंस्टीट्यूशन लगाता है वो बल्क में पैसे लगाएगा, तो वो हो सकता है वो 101 रुपए में लगा दे, 101 रुपया में 25 लाख लगा दे, 102 रुपया में लगा दे,
102 रुपए में लगा दे वो 20 लाख, 25 लाख, 25 लाख, ठीक है ना। ऐसे नहीं, ऐसे लिखो तो ऐसे कंफ्यूजन दूर होगा। 25 लाख, ठीक है। हो सकता है कि वो यहाँ पे 102 रुपए में लगा दे 50 लाख। हो सकता है वो 105 रुपए में लगाए 20 लाख। और हो सकता है वो 100, देखो आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा रहा है, 110 में वो लगाए 5 लाख। तो इंस्टीट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूशन ने अपना ये प्राइस कोट कर दिया कि भाई उसने पेंडिंग ऑर्डर ऐसे 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 डाल दिया, इंस्टीट्यूशन ने पेंडिंग ऑर्डर कि हमारे पेंडिंग ऑर्डर ऐसे रहेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये प्राइस, मान लो इसकी प्राइस यहाँ पे थी, जब प्राइस जो है वो जैसे ही 100 रुपए हुई, अब हमारा ये बन गया यहाँ पे एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन का, ये हमारा पेंडिंग ऑर्डर का बन गया कि यहाँ पे हमारे पेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ हमारा पेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ 101 होगा, यहाँ 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा। तो जैसे ही प्राइस, यहाँ मान लो 25 लाख रुपए 1.5 करोड़ है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 1.5 शेयर है, 1.50 करोड़ शेयर है। 1.5 करोड़ शेयर है। 1.5 करोड़ का जो शेयर है, 1.50 करोड़ का शेयर है। तो जैसे ही हुआ उसमें से 50 लाख लेकर ये इस एबीसी कंपनी के शेयर को ऊपर गया, 50 लाख ऊपर गया। उसके बाद सेलर जो है जब चाहे वो बेचना चालू करेंगे। तो मान लो सेलर ने यहाँ से बेचा, सेलर यहाँ से बेचा और 5 लाख बेच दिया सेलर ने, तो 5 लाख के लिए वो नीचे लेने आएगा। जैसे ही नीचे लेने आएगा तो 110 रुपए की रेट पे, 110 रुपए की रेट पे उसके 110 रुपए की रेट पे 5 लाख मिल जाएगा, और 5 लाख मिल जाएगा तो उस वो 5 लाख को लेके ऊपर चला जाएगा, ऊपर ये जो है वो चला जाएगा। ठीक है, यहाँ वो से वो 5 लाख रुपया लेगा। और मैं ऐसे बता देता हूँ, यहाँ से तो क्या हुआ, तो वो क्या करेगा कि यहाँ से 5 लाख रुपया लेगा और 5 लाख लेके यहाँ से वो चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो 5 लाख का लेके चला गया। अब जब दोबारा से ये ऊपर की ओर जा रहा है, दोबारा से जब जाएगा, मान लो कि सेलर जो है वो 20 लाख है, 20 लाख है। ठीक है, तो जब सेलर 20 लाख होगा तो वो 20 लाख है, यहाँ पे 20 लाख पेंडिंग है। तो क्या होगा कि फिर ऊपर से जब आएगा सप्लायर आएगा, जब ये नीचे आएगा और इस बार यहाँ से वो 20 लाख रुपया लेगा और लेके ऊपर की ओर चला जाएगा। अब 20 लाख लेके ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली ये इस बार उससे भी ऊपर जाएगा। ठीक है, ये इस बार उससे भी ऊपर चला जाएगा। उसके बाद मान लो कि इस बार फिर वो 20 लाख 25 लाख रुपए, 102 पे 50 लाख है तो वो 50 लाख लेके आएगा। तो इस बार क्या है कि 102 पे जो है हमारा वो 50 लाख है, 102 पे मान लो यहाँ पे 50 लाख है। तो क्या होगा, सेलर ने 50 लाख लेकर आया और इस बार जो जाएगा ये इस बार इससे भी ऊपर चला जाएगा। तो जब जब सेलर की संख्याएं कम होंगी, उस बराबर होगी, तो ये ऊपर चला जाएगा। उसके बाद जो है 125, मान लो 25 लाख है तो 25 लाख पे क्या होगा, 25 लाख पे ये फिर से आएगा और 100 पे 25 लाख ही है क्वांटिटी।
ठीक है। तो जब 100 पे 25 लाख की क्वांटिटी है तो ये यहाँ आएगा और ये मान लो यहाँ से उठाने जा रहा है तो ऊपर से आएगा और आने के बाद यहाँ से जो उठाएगा तो मे बी यहाँ तक जाएगा। तो इस तरह ये ऊपर से लेके नीचे तक ये जाते जाता है। अब मान लो कि क्या हुआ, अगर सेलर की संख्या बढ़ गई, सेलर की संख्या बढ़ गई तो क्या होगा, तो वो ये ब्रेक कर जाएगा। अब ये तो आपने पढ़ लिया, ये तो आपको दिखा दिया कि ये बार बार आके ऊपर जाएगा। तो इट मीन्स क्या है, इट मीन्स कि जब तक यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर रहेगा, जब तक यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर रहेगा ये ऊपर की ओर जाएगा। यही है इसका कॉन्सेप्ट कि पेंड और इंस्टीट्यूशन जो है, हम लोग रिटेलर अपने ऊपर नीचे कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बल्क में पैसे लगाता है तो ये इस चीज को ऊपर नीचे नहीं करता है, ऊपर नीचे नहीं करेगा। तो क्वेश्चन जो था हमारा एक कि भाई जब जब प्राइस रेंज में आएगा तो क्या ऊपर जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब दो। एक क्वेश्चन है कि जब जब प्राइस ऊपर इस रेंज में आएगा तो ऊपर जाएगा, इसी में बात कर रहे हैं कि जब आया ये ऊपर चला गया, जब आया ऊपर चला गया, जब आया ऊपर चला गया, तो क्या जब जब आएगा तब ऊपर जाएगा क्या? अगर सपोज सेलर जो है 70 लाख हो गए, 70 लाख का सेल हो गया तो क्या होगा, 70 लाख का अगर सेलिंग हो गई तो क्या होगी, ये बताओ मुझे। एनीवन, कोई भी बता सकते हैं? सोचिए समझिए। चलिए मैं बताता हूँ कि अगर 70 लाख का हुआ तो क्या होगा। अगर 70 लाख का सेलर आ गया तो जो है वो इसको तोड़ देगा और मार्केट नीचे को गिरा देगा। पेंडिंग ऑर्डर जो है अगर 70 लाख आया तो इसको तोड़ देगा सेलर, इससे प्राइस को नीचे ले जाएगा। अगर ये 70 लाख हुआ तो और भी प्राइस को नीचे जाएगा और ये हो सकता है 90-95 तक में इस प्राइस को ले जाएगा। तो इस तरह जो है वो नीचे और ऊपर जाता है। जब तक पेंडिंग ऑर्डर पड़ा रहेगा वो वहीं से पिक करके ऊपर जाएगा, फिर जो है उसके बाद जो है वो उसके नीचे से पिक करेगा, सेलर जहां ज्यादा होगा वहां से होगा। अब हमें, आपका कुछ मन में आ रहा होगा कि हम कैसे जानेंगे कि कितना सेलर है और कितना बायर है, कौन सा टूल है जिससे हमें पता चले कितना सेलर है और कितना बायर है। देखिए आप, मैं क्लासेस दे रहा हूं तो आप लोग के दिमाग में जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी कंफ्यूजन आएंगे, उन सबको मैं बताऊंगा। एक बार आप क्लासेस को ध्यान से सुनिए और अपना नोट्स बनाइएगा इस क्लासेस का, फिर पता चलेगा कि क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं। तो जब जब इसमें मैंने यही कॉन्सेप्ट सिखाया कि जब तक पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं वहां से वो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर ज्यादा सेलर आ गया तो फिर प्राइस को वो ब्रेक कर देगा। क्वेश्चन मैंने पूछा था कि क्या लगता है आपको कि कितने पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, कितने सेलर है और बायर है, ये कैसे पता चलेगा? तो मैं ये बता रहा हूं कि इसका कोई टूल नहीं है कि कितना सेलर है और कितना बायर है। कितना सेलर है और कितना बायर है इसका कोई टूल नहीं है। वो हम लोग एक्सपीरियंस पे और एक्साइटिंग कैंडल, मैंने बताया था कि एक्साइटेड कैंडल जितना ज्यादा पेंडिंग होगा ऑर्डर होगा उतना ज्यादा एक्साइटिंग कैंडल बनेगा। तो हम लोग उसी को देखते हैं और उसके अनुसार कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि इतने सेलर और इतने बायर होंगे। अब सीन है कि हम लोग लेंगे कब, हम लोग ट्रेड कब लेंगे, बेस कैंडल बन गया और बेस कैंडल के बाद कब लेंगे हम लोग, ये सीन क्वेश्चन बड़ा है। चलिए इसके बारे में बाद में बताएंगे। सेम सिचुएशन मैं आपका एक सेलर के लिए बना दे रहा हूं। ये एक बेस कैंडल बना, ये एक बेस कैंडल बना और ये देखिए हम लोग बेसिकली बाई और सेल दोनों के लिए सेम सिचुएशन लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बायर का बता के चलूंगा, अगर सेलर का भूल जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा, फिर भी कंफ्यूजन हो, ऐसे तो मैं कोशिश करूंगा कि बाई सेल दोनों का बताओ, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइएगा, तो फिर मैं कमेंट करिएगा, मैं फिर उसका सेलर का ही बता दूंगा। तो देखो
बायर और सेलर में क्या हुआ कि यहाँ पे ये पेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पे ये पेंडिंग ऑर्डर है। तो जब जब सेलर सेल करेगा, जितना भी सेल करेगा, ये यहां से सेल करेगा, यहाँ भी अलग अलग जगह पे सेलर अपना जो ऑपरेटर है वो अलग अलग जगह से सेलर करेगा। जब तक पेंडिंग ऑर्डर पड़ा रहेगा ये यहाँ से नीचे की ओर और गिरेगा। जो मैंने बताया कि 70 लाख अगर यहाँ पे है तो 70 लाख वो यहाँ से पिक करेगा। ठीक है, जितने रहेंगे पेंडिंग ऑर्डर उतनी ज्यादा पिक करते चले जाएंगे। इसको और क्लेरिफाई हम करेंगे एक बार, ये आप देख लीजिए कि इस तरह से जितना होगा। अब मैं आपको दिखाऊं कि सपोज यहां सेलर में भी ये 1 CR है, अब मान लो यहाँ पे 10 लाख था पेंडिंग ऑर्डर जो है, वो मैंने यही चीज बताया था आपको कि यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए इस तरह से ही पेंडिंग ऑर्डर है हमारे पास। इसी तरह से ही पेंडिंग ऑर्डर है, तो क्या हुआ, सेम वही चीज, जहां जहां पेंडिंग ऑर्डर है वहां वहां निकलेगा। अगर अगर 100 रुपए पे यहाँ है तो यहाँ से जाएगा, 102 रुपए पे है तो यहाँ से जाएगा, 110 पे अगर है पेंडिंग ऑर्डर तो वो यहाँ से जाएगा। इसी तरह से सिचुएशन से जैसा मैंने बाइंग हुआ, इसलिए देखो देखो जो बाई का बता देंगे वही सेल का है, वो फिर यहाँ से चला जाएगा। और अगर यहाँ पे रहा 110 पे तो वो यहाँ से चला जाएगा, इससे दूर चला जाएगा। यही सिचुएशन होता है, जैसे जैसे पेंडिंग ऑर्डर को उठाते जाएंगे ये चलते जाएंगे। अब क्वेश्चन है कि हमें कितना पता चलेगा कब कितने बायर है कितना सेलर है, तो वो हमें नहीं पता, बस ये कैंडल जितना बड़ा बना है। अब उसमें हम लोग कितनी बार इस ट्रेड पे ट्रेड लेंगे वो आगे की बात है। हम हो सकता है एक बार में ही लेके ट्रेड छोड़ दे, या 2 बार या 3 बार, तो कितनी बार टेस्ट ट्रेड लेंगे, क्योंकि एक बार पेंडिंग ऑर्डर से उठा, कितना पेंडिंग ऑर्डर उठाएगा ये तो हमें नहीं आइडिया है। ये है। अब यहीं पे मान लो कि जैसे यहीं पे मान लो कि अगर फिर से यहीं पे 70 लाख बायर होते तो क्या होता, अगर यहाँ 70 लाख बायर होते तो क्या होता, ये ब्रेक हो जाता, ये ब्रेक हो जाता अगर यहाँ पे 70 लाख बायर होते। तो यही है एग्जाम्पल सेलर, और ऊपर जो है हमने बायर का एग्जाम्पल आपको दे दिया था। ठीक है, इसी तरह बायर और सेलर का एग्जाम्पल है। तो बेस कैंडल का कॉन्सेप्ट यही है, ये है हमारा बायर। समझ गए कैंडल का, कैंडल कैसे काम करता है। तो ये बायर का हो गया और ये सेलर का हो गया। तो इस तरह से एक जो है पेंडिंग ऑर्डर का जोन बनता है, और उसी पेंडिंग ऑर्डर में जो है बार बार सेलर और बायर आता है। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए हर क्लास में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगा, आपके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको, आपको दूंगा, लाइव क्लासेस भी दे दूंगा। लेकिन एक बार पहले आप सीख लीजिए कि क्या है और क्या नहीं है। तो एक फिगर में फिर से बनाता हूं, देखो ये एक बेस कैंडल बना दिया मैंने और एक बना दिया
मैंने एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है। अब आप समझ जाइए, एक बेस कैंडल बना दिया, एक एक्साइटिंग कैंडल बना दिया। अब क्या है कि बायर और सेलर को मैं बी और एस भी लिख दूंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि बी और एस क्या होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बायर जो है, बी जो है, वो मैं बता दूं आप लोग को कि बी जो है बायर, जिसको मैं बी भी लिख देता हूँ, ठीक है, बी। तो बी जो है वो हमारे पास 50 लाख। हमारे पास बायर जब 50 लाख है तो क्या हुआ कि एक एक्साइटिंग कैंडल बना, और हमने ऊपर पढ़ा था जितना बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा उतना ही पेंडिंग ऑर्डर होगा। तो उस केस में जब हम लोगों ने, जब पेंडिंग ऑर्डर बनेगा तो क्या होगा, सेम चीज फिर से मैं रिपीट करके फिर से समझा रहा हूं, आप समझो इस चीज को कि अगर 30 लाख है, 30 लाख सप्लायर आया, तो अगर सपोज 30 लाख है, 30 लाख सेलर है, सेलर जिसको आगे से हम बोल देंगे एस, ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, जिसको आगे से बोलेंगे एस। तो अगर 30,000 सेलर आया तो क्या होगा, अगर 30,000 सेलर आ गया तो ये जो है वो प्राइस जो है ये यहीं से ऊपर की ओर चला जाएगा, यही होगा। लेकिन वही अगर 70 लाख हो सेलर, तो हमने ऊपर सीखा 70 लाख हो तो क्या होगा, ऑफ कोर्स 70 लाख होगा तो प्राइस नीचे जाएगा, उस जोन को तोड़ देगा और तोड़ के नीचे चला जाएगा। अगर 70 लाख होगा तो प्राइस यहाँ आएगा और यहाँ आने के बाद ये प्राइस फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। जो पेंडिंग ऑर्डर है उस पेंडिंग ऑर्डर को वो पिक ना करके नीचे, अगर सेलर उतना ही नहीं है तो 30 लाख 25 20 ही लाख बचा हुआ है, 50 लाख चाहिए, तो सेलर जो है वो नीचे की ओर जाएगा और जहां 50 लाख मिलेगा वो वहां से पेंडिंग ऑर्डर को उठाएगा। इसीलिए स्टॉक देखते होगे अब बहुत नीचे नीचे जाके और वहां से वो उठता है, ठीक है। सेम ये हो गया। अब मान लो सेम फिगर अगर हमने बनाया एक, कि पेंडिंग ऑर्डर अगर 1 करोड़ है, बड़ा ग्रीन कैंडल बना, जब बड़ा ग्रीन कैंडल बना इट मीन्स क्या हुआ, तो हमारे पास जो पेंडिंग ऑर्डर है और जो सेलर है या पेंडिंग ऑर्डर है वो 1 लाख है मान लो। तो जो हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर बायर यहाँ 50 लाख थे, वो यहाँ पे अब पेंडिंग ऑर्डर जो है वो हमारे पास, जहाँ पे इसको पेंडिंग ऑर्डर बोलो, आप कंफ्यूज नहीं हो, बायर और सप्लायर के जगह तो लिखते ही लिखते हैं, लेकिन साथ में ये जो पेंडिंग ऑर्डर है वो हमारे पास अब 1 करोड़ हुआ। जब 1 करोड़ हुआ तो फिर क्या होगा, देखिए टाइम लगेगा लेकिन आप लोग को अच्छे से समझाएंगे।
1 करोड़ हो गया तो हमारे यहाँ पेंडिंग ऑर्डर यहाँ बचे हुए थे 1 करोड़ पेंडिंग ऑर्डर। तो जब तक 1 करोड़ पेंडिंग ऑर्डर बचा रहेगा, ठीक है, जब तक 1 करोड़ पेंडिंग ऑर्डर बचा रहेगा, यहाँ से माल पिक होते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से पिक होते रहेगा। अब यहाँ पे मान लो 30 लाख था पहले, 30 लाख सेलर थे, ठीक है। पहले 30 लाख सेलर थे, तो जैसे 30 लाख सेलर थे और हमारे पास इतना था 1 करोड़ का 1 करोड़ पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए थे, तो जैसे 30 लाख आएंगे, तो जैसे ही 30 लाख आया तो क्या हुआ ये बताओ। यहाँ पे 30 लाख आया, 30 लाख आते ही यहाँ से पिक किया और पिक करने के बाद ये ऊपर चला गया। ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा 70 लाख भी आया, मान लो यही सेम सिचुएशन लिए हैं, 3 सिचुएशन लिए, ये 70 लाख आ गया। तो 70 लाख भी है और हमारे पास लेकिन पेंडिंग ऑर्डर जो है वो 1 करोड़ है, तो क्या होगा, ये 70 लाख को भी ये पिक कर लेगा, 70 लाख को भी पिक करके और प्राइस जो है यहीं से ऊपर चला जाएगा। प्राइस यहीं से ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसके बाद मान लो, तो इस तरह से प्राइस ऊपर तक चलते चला जाएगा। लेकिन मान लो कि यहाँ पे 1.5 करोड़ है, यहाँ पे फिर मान लो कि एक एक यहाँ पे 1.5 करोड़ का आ गया, तो 1.5 करोड़ आ जाएगा सेलर या पेंडिंग ऑर्डर उठाने के लिए, तो क्या होगा, 1.5 लाख आ गया सेलर, तो क्या होगा, तो वैसी बात है, ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से एक्साइटिंग कैंडल की तरह बचा है, लेकिन ये यहाँ आने के बाद ब्रेक होगा, ठीक है। सेम सिचुएशन तीसरी कैंडल के साथ भी होगा। तो जब जब सेम सिचुएशन एक्सप्लोसिव कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल के साथ भी होगा, तो जितनी बड़ी कैंडल होगी उतनी बड़ी पेंडिंग होगी, पेंडिंग ऑर्डर होगा। और इसलिए हमने सिखाया था 3 कैंडल, एक्सप्लोसिव और एक्साइटिंग। ये हमारा एक्सप्लोसिव कैंडल है, ठीक है, ये हमारा एक्सप्लोसिव कैंडल है। तो यहाँ एक्सप्लोसिव कैंडल में क्या हुआ, 1.5 करोड़ तक के सेलर को भी इसने ये कर दिया, जबकि ये हमारा एक्साइटिंग कैंडल था। तो ये है बेनिफिट एक्साइटिंग और एक्सप्लोसिव का। जितनी ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर रहेगी वो उतनी बार क्षमता, वो उतनी ऊपर दोबारा आएगा। अब हमें ट्रेड क्यों लेना है और कैसे लेना है, इस चीज का है। एक बार ये बेस कैंडल बन गया तो दोबारा रिपीट होगा, और यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है, तो जब ऑर्डर यहाँ हम इसी को मार्क करते हैं और जब पेंडिंग ऑर्डर से यहाँ आता है तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड को लेते हैं, हम अलर्ट लगा के रखते हैं। इसी एरिया को पहचानना और इसी एरिया को कहते हैं, ये जो एरिया, ये जो ग्राफ बनाया है ना हमने, इसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन और सप्लाइंग डिमांड जोन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये एक्सप्लोसिव कैंडल का मैंने लिख दिया। तो जितने जितने रहेंगे वो एक्सप्लोसिव कैंडल, और इतनी तरह वो इतना ही बड़ा वो बनेगा पेंडिंग ऑर्डर, इतना ऑर्डर रहेगा। और जो ये एरिया बना है ना, ये जो एरिया बना है ना, इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन, डिमांड जोन। हम इसी डिमांड जोन को पहचानते हैं, इसी डिमांड जोन को बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिमांड जोन टूटेगा नहीं, मैंने ये बताया ना, टाइम फ्रेम पे कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, और टूटेगा ही टूटेगा। क्योंकि देखो बाइंग, और क्यों टूटेगा मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि बाइंग और सेलिंग के लिए हम नहीं रोक सकते हैं। मेरा जब मैं बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक को 102 रुपए पे खरीदना है, 103 रुपए पे खरीदना है, लेकिन आपका अगर मन 110 रुपए पे खरीदने का, 115 रुपए पे, 150 रुपए पे खरीदने का होगा, तो आप रोक देंगे क्या, हम आपको नहीं, किसी को नहीं रोक सकते हमने। उसी तरह आपका मन करेगा, आप भाई कि 10 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया, मैं सेल कर दूंगा, तो सेल कर देंगे, आप नहीं रोकेंगे ना इस चीज को। तो नहीं रोक सकते हम किसी को भी डिमांड और सप्लाई, इसलिए हम लोग क्या है कि बाइंग और सेलिंग से नहीं रोक सकते, बस एक प्रोबेबिलिटी है, और इसी डिमांड जोन को प्रोबेबिलिटी के कारण हम लोग करते हैं। सेलर के केस में भी मैंने आपको बता दिया कि ऊपर जैसे, सेलर के केस में भी जैसे जैसे ऊपर और नीचे होते जाएगा, ये आपका ऐसे बनते जाएगा।
इसका सिंपल एग्जांपल हम लोग देते, अब इससे है कि ये टूटेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन टूट जाएगा। पहले मैं बता दूं, एक फिगर आपको मैं सेलर का बता देता हूं, फिर चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो सेलर का क्या होगा? सेलर में भी सेम सिचुएशन होगा। बेस कैंडल ग्रे कैसे भी कलर में बने कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए बेस कैंडल के उससे कंफ्यूजन नहीं होना कि हाँ बेस कैंडल आपने रेड बना दिया या रेड या ग्रीन, मेरे को बनाने में इजी होती है इसलिए मैं बना देता हूँ। तो ये एक मैंने ये सिचुएशन ले लिया और एक एक्सप्लोसिव का ये सिचुएशन ले लिया। बिग का इम्पोर्टेंट अब आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि मैंने पहले दिन जो क्लास वन लिया था उसका क्या इम्पोर्टेंट है और बिग का क्या इम्पोर्टेंट है, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ये हमने दो बना दिया, ये हमारा ये हमारा एक हमने बना दिया। ऊपर से ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, आपको समझ में ज़्यादा इजी आएगा। ये क्लोन करो, ये नीचे ले आओ, ये एक्सप्लोसिव बना दिया मैंने और ये बना दिया मैंने क्लोन। लिखने से अच्छा है कि इसको क्लोन करके नीचे ले आओ तो फटाफट हो जाता है। आपके सामने एक एक चीज लिखेंगे ना तो आपको ध्यान रहता है, इसलिए मैं लिख के पढ़ के बताता हूँ। अदरवाइज तो नोट्स दे के बता देंगे तो नोट्स से तो आपको समझ नहीं आएगा। आप अपना नोट्स बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक सप्लाई जोन बना दिया हमने। सेम सिचुएशन, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर जो है, अब यहाँ पे जो सेलर है सेम सिचुएशन, सेलर या पेंडिंग ऑर्डर जो है, सेलर या पेंडिंग ऑर्डर जो है, पेंडिंग ऑर्डर जो है वो 50 लाख है। ठीक है, 50 लाख है, और अगर यहाँ पे कोई 30 लाख का हुआ, 30 लाख हुआ तो 30 लाख वाला तो फिर लेके आ जाएगा, 30 लाख वाला तो लेके आ जाएगा। लेकिन वही अगर चीज जो है, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स में भेज भी दिया करूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, मैंने डिमांड जोन सप्लाई जोन बता दिया, तो अब मैं ये पूरा का क्लोन करूँ। तो अगर यहाँ पे हमारे 30 लाख सप्लायर्स वो हुए बायर, यस बायर ही होगा ना, समझ रहे हैं अब आप लोग? तो हमारे पास अगर 30 लाख बायर, अब मैं भी लिखता हूँ, ठीक है, समझिएगा आप लोग। तो 30 लाख होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वही हमारे पास अगर 70 लाख हो गए तो ये नीचे की ओर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे की ओर चला जाएगा, वहां नीचे से फिर ये पिक करेगा। लेकिन सेम सिचुएशन में अगर डिलीट हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर 1.5 लाख हुआ तो क्या होगा? हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर जो है वो अगर 1.5 लाख होगा तो क्या होगा? 150 वाला भी वो पिक कर लेगा। 150 लाख अगर हुआ हमारे पास तो क्या होगा? वो 70,000 वाला भी जो है
वो, और ये 70 लाख। 70 लाख सेलर हुआ। नहीं समझ में, एक बार देखिएगा, दो बार देखिएगा, समझ में आना जरूरी है। तो फिर क्या हुआ कि ये 70 लाख पे तो यहाँ ब्रेक हो गया, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ ये 30 लाख पे यहीं से पिक कर लेगा। लगा दो 30 लाख पे, ये यहाँ गया और यहाँ से फिर ये पिक करके नीचे आ गया। लेकिन वही ठीक 70 लाख भी रहेगा तो ये इस बार ब्रेक नहीं होगा। ये जो है 70 लाख से ऊपर का, क्योंकि हमारे पास 1.5 लाख है, तो ये यहीं से 70 लाख वाला भी यहीं से पिक होके 70 लाख वाला भी यहीं से पिक होके यहीं ये निकल जाएगा। समझ गया? ये इस जोन को जो बोलते हैं, इस जोन को हम लोग बोलते हैं, ये वाली जो जोन है इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इस जोन को हम लोग बोल देते हैं, इस जोन को ही हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या होता है, और हम लोग क्यों सब इस थ्योरी का नाम सप्लाई जोन और डिमांड जोन देते हैं। सप्लाई जोन, देखिए स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा, लिख के समझा रहे हैं, बता रहे हैं तो उसमें नहीं जाइएगा, लेमन लैंग्वेज में समझा रहे हैं आपको। ये हमारा सप्लाई जोन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज डिमांड जोन देख लिया, सप्लाई जोन देख लिया, और कैसे क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों ने आज समझ लिया और सीख लिया। इस चीज को आप लोग भी आज आप देख लिए। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, वो क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या लगता है आपको कि हर बार प्राइस रेंज में आएगा तो ऊपर जाएगा, या हर बार प्राइस रेंज में आएगा तो डिमांड जोन में आएगा तो ऊपर जाएगा, और हर बार प्राइस डिमांड सप्लाई जोन में आएगा तो नीचे आएगा, ऐसा क्या लगता है? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है कि पेंडिंग ऑर्डर कितना है और सेलर और बायर का प्रेशर कितना है। कितना सेलर और बायर का प्रेशर है उसके अनुसार हमारे जोन बनते हैं और जोन टूटते हैं। जोन बनते और टूटते रहेंगे, वो तो चलते ही रहेगा, लेकिन हमें देखना है और जज करना है, प्रोबेबिलिटी है कि कितने बड़ी एक्साइटिंग कैंडल बना है, एक्सप्लोसिव कैंडल बना है, अकॉर्डिंगली हमें उसके अनुसार डिसीजन लेना है। डरना नहीं है, मैं यही बता रहा हूँ, इस केस से डरना नहीं है, डर नहीं सकते हैं। अब हम लोग बचपन की बात करते हैं, हम बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते हैं तो क्या होता है, बाइक हम चलाना शुरू करते हैं बचपन में तो गिरते हैं, फिर बाइक चलाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर बाइक चलाते हैं। उसके बाद जो धीरे धीरे होता है, बाइक में जब हम ट्रेंड हो जाते हैं तो हम, एक्सीडेंट भी होता है, लेकिन जब जैसे जैसे ट्रेंड होता है तो वो टच नहीं करता हमारा बाइक, और हम आराम से चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। और भी बड़े ट्रेंड हुए और भी चले तो हमने स्पीड भी बढ़ा लेते हैं और अच्छे से चलाते हैं गाड़ी। लेकिन क्या होता है, हम बहुत अच्छे से चला रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन सामने से कोई कार वाला आ रहा है, वो हमें टच कर दिया, तो उसकी गारंटी थोड़ी है, उसकी गारंटी थोड़ी है। सामने से कोई आदमी आ रहा है, कोई बच्चा आ गया, कोई डॉग आ गया, देखते हैं बहुत बार मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ बाइक से और सामने से कुत्ता आ गया और डॉग आ गया और उसने उससे हिट हो गए, और हिट होने के बाद मैं गिर गया, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। उससे मैं ये थोड़ी हुआ कि अब मैं बाइक चलाना बंद कर दूंगा, नहीं, मैं चलाऊंगा। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है आपका, कि आपका स्टॉप लॉस होगा, सप्लायर नीचे आ गया, बायर नीचे आ गया, आपका जोन ब्रेक हो जाएगा। इट डजेंट मीन कि हम डर गए और डर के हम ट्रेड नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस नहीं करेंगे। उसके टूल्स हैं, हमें टूल्स हैं कि हमें कहाँ कैसे सेव होना है, और आगे आपके कॉन्सेप्ट बताएंगे कि टूल्स है, उस चीज से है। डरना नहीं है मार्केट से, हम सीख रहे हैं, और ये एक स्टडी है, प्रोबेबिलिटी की स्टडी है, जैसे हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही एक स्टडी है, उस चीज को करना है। तो डरना नहीं है, ये जस्ट लाइक उसी तरह बाइक से है, हम चल रहे हैं, सामने से आके टकरा गया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इससे मैं डरूंगा नहीं, और ऐसा नहीं कि मैं बाइक नहीं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा और करूंगा मैं। तो वही चीज है मार्केट से भी, लेकिन हाँ, ईगो पर
नहीं लेना है, एक्सेप्ट करना है चीजों को कि अगर मैं थोड़ा स्पीड कम रहता तो हो सकता है डॉगी बच जाता। ठीक है, वो आ गया दौड़ के आगे, हमें पता नहीं चला, लेकिन ईगो पे लेके हमें नहीं रखना है। हमें चीजों को एक्सेप्ट करना है और दूसरे ट्रेड पे मूव करना है। हमें दोबारा बाइक चलाना है। हम एक बार गिर गए, अच्छा गलती था, इस बार थोड़ा स्पीड ऐसा रखेंगे कि हम ब्रेक लेके कंट्रोल कर सके। उसी तरह ट्रेड में हम स्टॉप लॉस यूज करेंगे और दूसरे ट्रेड लेंगे। डरना नहीं है, ये चीज है। अब एक क्वेश्चन आता है, बेस कैंडल के बाद बाई करें या सेल करें? बेस कैंडल बन रहा है तो बेस कैंडल के बाद बाई करें या सेल करें? बेस कैंडल बन गया, बेस कैंडल के करने के बाद क्या बनेंगे? बाई करेंगे या सेल करेंगे? देखिए, इसका भी एग्जांपल मैंने ऊपर दे ही दिया है आपको। जब तक पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, पेंडिंग ऑर्डर बराबर होंगे तो बेस कैंडल बेस कैंडल बेस कैंडल बेस कैंडल बेस कैंडल ही बनेंगे। जैसे ही बेस कैंडल ऊपर जाएगा, पेंडिंग ऑर्डर बढ़ेगा तो एक्साइटिंग या एक्सप्लोजिव कैंडल बनेगा। तो एक एक्साइटिंग एक्सप्लोजिव बन जाएगा, फिर हम वेट करेंगे कि हमारा मार्केट वो घूम के वहीं से पेंडिंग ऑर्डर उठाने आए और वहां से ही हम अपने डिमांड जोन या सप्लाई जोन से चलेंगे। तो वो एंट्री और स्टॉप लॉस हमारा वही होगा जब तक बेस कैंडल बनता है। कोई डिसीजन ही नहीं है, वो डिसीजन ही नहीं ले सकते हम लोग वहां पे। तो इसलिए हम लोग बेस कैंडल, अब लोग बोलते हैं हैमर बन गया, लोग बोलते हैं डोजी बन गया, कल मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अरे कैसे डिसीजन ले सकते हो कि आप मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? वहां तो इम्बैलेंस है। छोटे छोटे कैंडल का नाम दे देते हैं कि यहाँ से ये बनकर जा रहा है, यहाँ से वो बनकर जाएगा, तो कैसे बनेगा? लोग बोलते हैं हैमर बन गया, मार्केट ऊपर जाएगा, और उसके बाद अगर टूट जाता है तो बोलते हैं कि ये फॉल्स प्रिडिक्शन है और टेस्टिंग करके वापस आएगा। फिर ऐसा ऐसा नहीं होता। बेस कैंडल बनने के बाद डिसीजन होता है और पेंडिंग ऑर्डर किधर की ओर है, बायर का ज्यादा है या सप्लायर ज्यादा है, उसके अनुसार ऊपर चलता है या नीचे जाता है, मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो जब बेस कैंडल के बाद कोई डिसीजन आएगा तभी हम ट्रेड के लिए रेडी होंगे और हम अगली बार वहां मार्किंग करके अगली बार उस जगह से ट्रेड लेंगे। इंस्टीट्यूशन भी इसी डिमांड और सप्लाई जोन पर कार्य करता है। देखिए, इंस्टीट्यूशन जो जहां पे डिमांड और सप्लाई जोन पे कार्य करेगा, जहां पे वो अपना पेंडिंग ऑर्डर लगाता है, हम उसी को सिलेक्ट करते हैं, उसी को समझते हैं और उसी को समझने के बाद हम वहीं से अपना ट्रेड लेते हैं। क्योंकि देखो, हमारे पास हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम उस चीज को रोक ले कि भाई यहाँ से हम मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशन ही करता है। तो हम लोग प्रॉफिटेबल होने के लिए इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर के साथ ही ऊपर नीचे चले जाते हैं और नीचे चले जाते हैं, उनके पेंडिंग ऑर्डर को कहीं मार्किंग करते हैं और उसके अनुसार ही ऊपर जाते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब ये मार्किंग कैसे करेंगे वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। यहाँ पे एक बेस कैंडल बना था, इसके बाद डिसीजन हुआ और एक एक्साइटिंग कैंडल बना। अगली बार यहीं पर आया और यहीं से ये मार्केट ऊपर चला गया। हर डिमांड और सप्लाई में यही होता है। यहाँ देखिए, एक बेस कैंडल बना, यहाँ एक बेस कैंडल बना, प्राइस यहाँ आया और यहाँ से ये ऊपर चला गया। हर जगह जहां भी आप बोलोगे वहीं ये होता है और वहीं से ये चलता है। ये देखो, हर जगह जब भी मार्केट चलेगा, ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग होता है। अब टाइम फ्रेम के बारे में कंफ्यूजन होंगे आपका कि कौन से टाइम फ्रेम में यूज करूं, कौन सा ना करूं। एक्चुअली मैं कहीं ऐसी जगह हूँ, हाँ, डे टाइम फ्रेम पे आ गए हम लोग। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। नेटवर्क इश्यू है। हाँ, ये देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए। वीकली टाइम पे कितना शानदार जोन बना हुआ है और यहीं से देखिए कितना ऑल टाइम हाई गया हुआ है। ये देखिए, इसी से ये ऑल टाइम हाई गया हुआ है। देखिए, जहां जहां मैंने जोन बनाया उस जोन से। अब फिर जब यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा। अब ये अभी नहीं ले लीजिएगा ट्रेड, किसी को नहीं लेना है जब तक पूरे क्लासेस नहीं चले, ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो ये इस तरह से डिमांड जोन और सप्लाई जोन
काम करता है। अभी मैंने व्हाइट कलर किया है, बाद में मैं कलर इसका चेंज करके आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यही कॉन्सेप्ट है। अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग चलेंगे कि आगे क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, और प्राइस कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है, क्या होता है, इसका मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखिए, मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे ना, जिस लोगों को कुछ समझ नहीं आया हो तो यूट्यूब पे जाइए, और यूट्यूब पे मैंने ना आरजे स्टॉक जब आप खोलोगे ना, तो उसमें मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखे हैं, तो उस वीडियो को खोलिए, और खोलने के बाद एक्चुअली मेरा मोबाइल, मेरी ट्रैवलिंग होती है, तो आज मैं कहीं बाहर आया हूँ, इसलिए चल नहीं पा रहा है। ट्रैवलिंग होती रहती है, मैं बेसिकली घूमते रहता हूँ, और घूमते रहता हूँ, वहाँ से मैं वीडियोस दे देता हूँ जब भी टाइम मिलता है। देखिए, आरजे स्टॉक पे जाएंगे ना, और ये प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे, आप लोग पुराने वीडियो देखे, देखा आपने बजाज का, और इसके कैसे मैंने ऊपर गया, आईआरबी कैसे, सब सभी जो भी स्टॉक डाल रहे हैं सब ऊपर जा रहे हैं, वो सब थ्योरी इसी डिमांड और सप्लाई थ्योरी पे है, तो आप लोग भी इस चीज को सीखेंगे। ठीक है, ये प्लेलिस्ट में जब जाएंगे ना, तो प्लेलिस्ट में आपको ये हमने ट्रेडिंग का सभी चैप्टर्स डाल रहे हैं, आप इस प्लेलिस्ट में जाओ, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग इसको सीखो, और इसको यहीं से देखो, एक एक वीडियो को देखना जहाँ तक नहीं समझ में आया, फिर नया नया नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा आप लोगों को, आपको पूरे अच्छे तरीके से मैं सिखा दूंगा कि क्या है कैसे है, बस प्रैक्टिस आपको करना है। जो भी आपका कंफ्यूजन है, आप ठीक है मैसेज करके मुझे बताइए, बट मैं उसको, बिलीव मी, जब मेरे क्लासेस मैं अपलोड कर दूंगा तो आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सभी कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। बट फिर भी आप कमेंट करिए कि आपका क्या कंफ्यूजन है, मैं अगली क्लास में उस वीडियो को लाकर आपको क्लियर करूंगा और करूंगा। ये देखिए, ट्रेडिंग के यहाँ पे वीडियो डाल रहे हैं, आप इस वीडियोस को देखा करिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।